हेलो दोस्तों, आदर्श एकेडमी सिरसा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हरियाणा में जिन बच्चों का सीईटी मेंस का एग्ज़ाम है उनके इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस के टॉपिक के अंदर फाइनेंस कमीशन जो है वो दे रखा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फाइनेंस कमीशन एक्सप्लेन करूँगी और मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। तो अगर आप लोग सीईटी मेंस दे रहे हैं तो ये टॉपिक आप छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। 1 से 2 नंबर का जो काम है वो इस टॉपिक से पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन को हिंदी में बोलते हैं भी वित्त आयोग। आराम से समझना, समझ आ जाएगा। फाइनेंस कमीशन का नाम हिंदी में होता है वित्त आयोग। कमीशन का मतलब आयोग और फाइनेंस का मतलब वित्त, यानी एक ऐसा कमीशन जो जो फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेगा उसको क्या बोला जाएगा, फाइनेंस कमीशन। अब पहला क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा कि फाइनेंस कमीशन का वर्णन हमारा जो संविधान है यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, यानी किस अनुच्छेद में फाइनेंस कमीशन का वर्णन है। तो आर्टिकल कौन सा है, 280। 280 के अंदर ये लिखा हुआ है कि भारत के अंदर एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, फाइनेंस कमीशन कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक बॉडी है या नहीं है, संवैधानिक है, वैधानिक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो संवैधानिक बॉडी कौन सी होती है, जिस भी कमीशन का वर्णन या जिस भी चीज़ का वर्णन हमारे संविधान में होता है उसको बोला जाता है संवैधानिक, और जिसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं होता उसको बोला जाता है गैर संवैधानिक। ठीक है, एक होता है वैधानिक। वैधानिक का मतलब क्या होता है, जिसका एक्ट आता है, एक्ट के अनुसार उसको बनाया जाता है लेकिन उसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा, वैधानिक हो जाएगा। और संवैधानिक का मतलब संविधान के अंदर जिसका वर्णन है। तो ये जो फाइनेंस कमीशन है इसका आर्टिकल क्या है, 280। अगर 280 आर्टिकल इसका है यानी संविधान के अंदर है, संविधान में है, तो ये कैसी बॉडी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होगी। समझ में आ गया। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट याद रखना है कि फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है, ये कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। हिंदी वालों के लिए ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, जिसका जिक्र संविधान में होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बोला जाता है। इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ये किस प्रकार की जजमेंट करता है। तो ये क्वैसी जजमेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर ये अर्ध न्यायिक निकाय है, ये पूर्ण रूप से न्याय नहीं करता, यानी ये न्याय तो करता है लेकिन ये किसी को भी सजा नहीं सुना सकता। सजा सुनाने का अधिकार किसके पास है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। यानी ये न्याय जरूर करता है, ये एक अर्ध न्यायिक बॉडी है यानी क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये, यानी कि इसके पास सजा देने का अधिकार नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि ये जो फाइनेंस कमीशन है इसका जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो फाइनेंस कमीशन का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है 5 साल के लिए। ठीक है, हर 5 साल के बाद एक नया फाइनेंस कमीशन बनता है। वर्तमान में कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है अभी, 15वां फाइनेंस कमीशन यानी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। 15th वित्त आयोग जो है वो चल रहा है वर्तमान में। आ गया समझ में। तो ये इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, इस जो फाइनेंस कमीशन है इसमें कौन कौन होता है। तो फाइनेंस कमीशन में एक होगा अध्यक्ष, ओके, उसके अलावा 4 अन्य मेंबर होंगे। यानी ये जो फाइनेंस कमीशन है इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, 5 होते हैं, जिसमें से एक जो होता है वो चेयरमैन होता है और 4 जो होते हैं वो बाकी के मेंबर होते हैं, अदर मेंबर्स होते हैं। अब जो ये अध्यक्ष होता है इसके बनने के लिए यानी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे सीईटी का पेपर है, सीईटी का पेपर देने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे अभी आगे ग्रुप डी का एग्जाम जो है उसके फॉर्म ओपन होने वाले, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि 10th होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या है कि अगर आपको फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष बनना है तो उसके लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपको पब्लिक इशू के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी पब्लिक अफेयर्स में क्या चल रहा है, पब्लिक में क्या इशू चल रहे हैं उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जिस इंसान को इसकी नॉलेज होगी प्रॉपर रूप से और राष्ट्रपति के अनुसार वो कैपेबल होगा, उस इंसान को राष्ट्रपति जो है इसका अध्यक्ष जो है वो नियुक्त करेगा। आगे समझ में। तो ये एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति की जाती है भी राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति क्या देखता है कि जो अध्यक्ष है उसको पब्लिक इशू के बारे में एक्सपीरियंस है, नॉलेज है या नहीं है। अगर है तो वो उसे अध्यक्ष नियुक्त करेगा। और 4 अन्य मेंबर, जो अन्य मेंबर होते हैं उनको किसकी नॉलेज होनी चाहिए, पहला या तो वो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के अंदर जो जज होते हैं, या तो वो जज हो
उस जज में से अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि हाँ ये फाइनेंस कमीशन के मेंबर बनने के कैपेबल है तो उसको बना सकते हैं, ठीक है। या फिर उनके अंदर उतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन। या फिर क्या, उनको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये सब कुछ उनको पता होना चाहिए कि कैसे फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। इकोनॉमिक्स यानी हमारे देश जो अर्थव्यवस्था होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हमारे देश के पास जो रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर एलोकेशन, प्रॉपर यूज़ कैसे किया जाएगा, इसकी स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। यानी उसको इन चीज़ों के बारे में, जो 4 अन्य सदस्य हैं उनको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उन जिनको पता होगा उन्हीं को जो है वो 4 सदस्य अन्य सदस्यों के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। आ गया समझ में? तो इसके अंदर टोटल कितने मेंबर होते हैं भी? फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है? 280 इसका आर्टिकल है। ये कैसी बॉडी है? ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ये कैसे न्याय करती है? ये अर्ध न्याय करती है, ठीक है। इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। अब इसमें कौन होता है? टोटल कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य मेंबर होते हैं। सबको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। और उसके बाद इनकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कार्यकाल। अब ये जो 5 के 5 मेंबर हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? अब जैसे कॉम्पोट्रोलर ऑडिटर जनरल है कैग, कैग का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 65 साल, जो दोनों में से पहले हो वो कैग का कार्यकाल होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अभी हमारे हरियाणा के अंदर एक टॉपिक और भी मेंशन है कैग का। अगर ये वीडियो के ऊपर अच्छे व्यू आए और आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं ये कॉम्पोट्रोलर और ऑडिटर जनरल वाला पूरा टॉपिक आप लोगों को करवा दूंगी। आप लोगों को फिर इसके किसी भी बुक में से आप आराम से रिविजन कर सकते हो, आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल भी राष्ट्रपति की इच्छा पे निर्भर करता है कि इन जो अध्यक्ष है और 4 अन्य सदस्य है ये कितने टाइम तक अपनी पोस्ट पे रहेंगे। जैसे गवर्नर, आपने पढ़ा होगा, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। हर राज्य का गवर्नर होता है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है भी? गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और गवर्नर का कोई भी कार्यकाल नहीं होता। जैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है, वैसे गवर्नर का कोई भी कार्यकाल नहीं होता। ये राष्ट्रपति की इच्छा तक निर्भर करता है। किसी भी गवर्नर को राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है मंत्रिमंडल से परमिशन लेके, यानी उनकी सलाह से, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, कोई भी फाइनेंस कमीशन का अगर कोई भी मेंबर बनता है, क्या वो दोबारा से मेंबर बन सकते हैं? तो हाँ, उनकी दोबारा से पुनर्नियुक्ति हो सकती है। ये आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है। जैसे कोई इंसान अगर कैग बन जाए तो वो दोबारा से कैग नहीं बन सकता है और वो किसी और पोस्ट के लिए भी एलिजिबल नहीं होता है। लेकिन जो ये फाइनेंस कमीशन के मेंबर है, जो अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य हैं, ये दोबारा से भी फाइनेंस कमीशन के मेंबर बन सकते हैं या किसी और डिपार्टमेंट के अंदर सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? तो वर्तमान में चल रहा है अभी 15th फाइनेंस कमीशन, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। अब जो ये फाइनेंस कमीशन था, कभी ना कभी पहला फाइनेंस कमीशन भी हुआ होगा। पहला फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था अभी 1951 के अंदर, और 1952 से लेके 1957 तक चला था पहला फाइनेंस कमीशन। इस फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का जो हेड था, जो चेयरमैन था, वो कौन था? के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी पहले फाइनेंस कमीशन का हेड था। और वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष कौन है? N.K. सिंह, यानी नंद किशोर सिंह जो है वर्तमान में इसके हेड है, ठीक है। अब जो ये फाइनेंस कमीशन, इतनी सारी चर्चा हमने करी कि ये फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल में है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, राष्ट्रपति 500 मेंबर्स को नियुक्त करता है, राष्ट्रपति की इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो कब तक रहेंगे। लेकिन अब जो इसके काम है, क्या काम करता है ये फाइनेंस कमीशन, वो हमें पता होना चाहिए। तो सिंपल सा आपको याद रखना है। आप लोगों ने देखा होगा, एक वर्ड सुना होगा, जो टैक्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। जो आप जीएसटी वगैरह पे करते हो वो कैसा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो। वो आप कोई भी चीज़ मार्केट से खरीद के लेके आते हो, आप शॉपकीपर को देके आते हो पैसे, शॉपकीपर आगे देता है, फिर आगे इस टाइप से चलता रहता है। तो वो टैक्स कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो डायरेक्ट हम पे करते हैं। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट पे किया जाता है। तो ये टैक्स डायरेक्ट टैक्स होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो मैं हरियाणा में रह रही हूँ,
तो हरियाणा के अंदर मेरा घर है और यहाँ पे मैं काम करती हूँ और यहाँ से मुझे इनकम होती है। अब मेरी जो इनकम है वो टैक्स के दायरे में आती है, जो टैक्स की स्लैब है उसको उस दायरे में आती है, तो मुझे जो है सरकार को इनकम टैक्स पे करना है। अब इनकम टैक्स अगर पे करना है तो मैंने यहाँ से इनकम टैक्स पे किया, वो डायरेक्ट किसके पास जाएगा? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने जो है 1,000 रुपये का जो है वो टैक्स पे किया है, एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है, या 10,000 रुपये का मैंने टैक्स पे किया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंने टैक्स पे कर दिया, ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में गया। अब यहाँ समझो कि मैं हरियाणा में रही हूँ, काम यहीं कर रही हूँ, रिसोर्सेज मैं हरियाणा के यूज़ कर रही हूँ, लेकिन टैक्स पे कर रही हूँ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब हरियाणा सरकार भी तो बोलेगी ना कि ये बंदा हमारे यहाँ पे रह रहा है या ये बंदी हमारे यहाँ पे रह रही है, हमारे रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, सारी चीज़ भी वो पूरा सब कुछ हरियाणा के अंदर कर रही है, तो इस टैक्स में कुछ हिस्सा तो हमारा भी होना चाहिए। यानी कि इतना ही काम होता है किसका? फाइनेंस कमीशन का, कि जो टैक्स हमने पे किया है, जो इनकम टैक्स होता है, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, जो हम डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, उस टैक्स में से जिस स्टेट के अंदर, यानी स्टेट का कितना हिस्सा होगा, इसको तय करना ही काम होता है सिर्फ फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैक्स को सेंटर और स्टेट में डिवाइड करना और एलोकेशन ऑफ सेम बिटवीन स्टेट, यह भी मैं समझाऊंगी कैसे इसका यूज़ किया जाता है। अब ये क्या होता है कि इसके अंदर अभी मैंने आगे डायग्राम बनाया, उसमें आपको आराम से समझ में आएगा। अब भी सिर्फ इतना याद करो कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? टैक्स का डिवाइड करना, टैक्स का डिवीजन करना किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में, क्योंकि जो इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, वो सेंटर के पास जाता है और सेंटर जहां हम रहते हैं उस स्टेट का भी पूरा अधिकार होता है कि कुछ हिस्सा जो है वो उसको मिले। तो सेंटर से स्टेट को कितना हिस्सा मिलेगा और किस स्टेट को कितना देना चाहिए, वो सारे डिसीजन, वो सारी रिकमेंडेशन कौन देता है? फाइनेंस कमीशन देता है। ठीक है, कि कितना स्टेट के पास आना चाहिए, कितना सेंटर के पास रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, किसी भी स्टेट में कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आती है, भूकंप आती है, ज्वालामुखी, जो भी नेचुरल, जो भी डिजास्टर है, और हमारे सिलेबस में डिजास्टर मैनेजमेंट का एक टॉपिक भी है। अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन लेवल पे पेपर दे रहे हो तो उसके अंदर भी है, और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो कॉमर्स बैकग्राउंड के अंदर तो 33 सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो उसके अंदर भी ये टॉपिक है। तो कोई भी नेचुरल डिजास्टर अगर आ जाए तो उस राज्य को क्या देनी पड़ेगी भी? हेल्प देनी पड़ेगी, उसको पैसा देना पड़ेगा। तो उसको कितना पैसा देना है, उसको कैसे हेल्प करनी है और कहाँ से करनी है, वो होती है हमारी कंसोलिडेट फंड होता है, जो भारत सरकार का कंसोलिडेट फंड होता है, उसमें से कितना पैसा और कैसे देना है, इसकी रिकमेंडेशन, इसकी सलाह भी कौन देता है? इसकी सलाह भी देता है भी फाइनेंस कमीशन। ठीक है, याद रखना, फाइनेंस कमीशन सिर्फ सलाह देगा। अब ये सरकार के पास है, ये पार्लियामेंट के पास है कि वो उसकी सलाह माने या ना माने। जैसे फाइनेंस कमीशन ने सलाह दे दी कि 1,000 करोड़ रुपए जो है वो, मान लो कोई स्टेट है, मान लो केरल है, केरल स्टेट को 1,000 करोड़ देने हैं क्योंकि वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं। तो मान लो कोई भी डिजास्टर कहीं भी आया है, वहाँ पे 1,000 करोड़ रुपए हमें देने हैं। अब ये 1,000 करोड़ देने हैं, ये बात जो है वो फाइनेंस कमीशन ने एक रिपोर्ट के रूप में लिख दी। ठीक है, कि इतने पैसे उनको देने चाहिए। अब देने हैं या नहीं देने, ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। ठीक है, तो ये सिर्फ एडवाइस दे सकता है, इसकी एडवाइस के लिए सरकार जो है वो बाध्य नहीं है कि वो माने या ना माने, उसकी मर्जी है। वैसे मोस्टली केसेस के अंदर हमेशा जो है उसकी एडवाइस मान ली जाती है, क्योंकि वो फाइनेंस कमीशन है, उसको पता है कि कैसे डिसीजन लेना है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है, यह रिकमेंडेशन देता है। याद रखना, ये सिर्फ रिकमेंडेशन देता है कि ऐसा करना चाहिए, कि टैक्स का कितने % स्टेट में डिवाइड किया जाएगा और किस स्टेट को ज़्यादा ज़रूरत है और किसको कम। यानी ये सब कुछ वो सिर्फ रिकमेंडेशन देता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब सरकार के हाथ में है कि वो वैसा वैसा करती है नहीं करती। बाकी मोस्टली केसेस के अंदर उसकी जो रिकमेंडेशन है वो मान ली जाती है। आगे समझ में? तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। फाइनेंस कमीशन का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? 280 आर्टिकल में। ये कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ये कैसा न्याय करती है? ये अर्ध न्याय करती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। इस कमीशन में टोटल मेंबर कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य मेंबर होते हैं। इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल कितने सालों का होगा? राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? मंत्रिमंडल की सिफारिश से ही सारा कुछ होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है उसकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गया इतना? और अध्यक्ष बनने के लिए क्या है, उसको पब्लिक इशू के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और बाकी के 4 मेंबर्स को फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की, और जो हाई कोर्ट का जो जज होता है उसके जितनी योग्यता होती है वो सारी योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए। आगे समझ में? उसके बाद इसका काम क्या है?
टैक्स का डिवीजन करना, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, कि कितना परसेंट सेंटर के पास होना चाहिए, कितना स्टेट के पास होना चाहिए, स्टेट में भी अलग अलग स्टेट के पास कितना कितना जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल है। और किसी स्टेट में अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आया है तो उसकी हेल्प कैसे करनी है, कंसोलिडेट फंड से, ये रिकमेंडेशन भी वही देता है। ठीक है, याद रखना ये सिर्फ एडवाइस करता है, इसकी एडवाइस को मानना या ना मानना, ठीक है, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। समझ में आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, टैक्स। कौन से टैक्स, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। अब जीएसटी वगैरह तो क्या होता है, जीएसटी वगैरह तो हम स्टेट को पे करते ही हैं, आपने IGST CGST सुना होगा, तो ये तो अपना स्टेट के पास ऑलरेडी जाता है, फिर सेंटर के पास भी जाता है। ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट सेंटर के पास जाता है, और सेंटर से फिर स्टेट का अधिकार होता है कि वो उसमें से कुछ हिस्सा ले। समझ में आ गया। अब इस डायग्राम से आप आराम से समझो कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन हमसे बनेंगे। ये हो गए सिटीजन्स, यानी कि हम सरकार को पे कर रहे हैं, मान लो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब मान लो कितने रुपए टैक्स पे किया है, 10,000 रुपये जो है वो टैक्स पे कर दिया। ठीक है, 10,000 को क्या मानेंगे हम, 100%। 10,000 यानी कि 100% जो टैक्स है वो मैंने पे कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, अब 10,000 का कितने परसेंट, अभी जो हमारा 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन जो चल रहा है, वो ये बोलता है कि 41% जो है वो कहाँ जाना चाहिए, वापस स्टेट में जाना चाहिए। अब मान लो हरियाणा, पूरे भारत में टोटल राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं। 28 राज्यों से सभी 28 राज्यों के जितने भी सिटीजन्स हैं, सबने सरकार को टैक्स पे किया। अब सरकार को जितना भी टैक्स पे किया, मान लो 10,000 करोड़ आ गया, सरकार के पास 1,000 करोड़ आ गया, जितना भी सभी स्टेट्स ने टैक्स पे किया है, उसमें से 41% वापस कहाँ जाएगा, उन स्टेट्स के पास जाएगा, और 59% कहाँ रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। समझ में आया। जैसे अगर 100 रुपये टैक्स है, 100 रुपये में से 59 रुपये सरकार खुद रखेगी, यानी मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, और 41 रुपये वापस कहाँ डिवाइड हो जाएगा, स्टेट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इस प्रकार के डिवीजन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वर्टिकल एलोकेशन। ये चीज़ याद रखनी है, 15वें वित्त आयोग में ये 41% है, लेकिन पहले कितने परसेंट होता था, ये 42% होता था। अब 42%, क्योंकि पहले राज्य कितने होते थे, भी पहले राज्य होते थे 29, अब राज्य कितने हैं भी, 28 राज्य है। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बने हैं, 1% जो है वो वहाँ पे अलग से खर्च किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे 41% है। तो इतना आपको याद रखना है, वापस स्टेट में कितने परसेंट जाएगा, 41% जाएगा। ठीक है, अब 100 रुपये मान लो सरकार के पास टैक्स के रूप में पहुंचा, तो 100 के 100 सरकार के नहीं है, क्योंकि वो सिटीजन किसी ना किसी राज्य में रहता है, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, तो वहाँ की सरकार भी बोलेगी कि इसमें कुछ हिस्सा हमारा बनता है, तो वापस कितना जाएगा, 41%। अब 41% का ये नहीं है कि हर स्टेट को 41% दे रहे हैं। अब 41% डिवाइड करने का भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि किस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। जब यहाँ सेंटर से 41% डिसाइड कर दिया स्टेट पे, तो इसको बोला जाता है वर्टिकल एलोकेशन। अब 41% के अंदर कितने स्टेट है, हमारे 28 स्टेट है। अब टोटल 41 रुपये को किस में बांटा जाएगा, इन 28 राज्यों के अंदर बांटा जाएगा। ठीक है, तो अब 28 स्टेट के अंदर 41 रुपये, अब इसके अंदर जो यूनियन टेरिटरी के जो नागरिक वगैरह हैं, उनके जो भी वो टैक्स पे करते हैं, वो सारे इंक्लूड होंगे इसके अंदर। मैंने सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। जो इनकम टैक्स, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट टैक्स जा रहा है, वो स्टेट के अंदर वापस आएगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब जो यूनियन टेरिटरी वगैरह होते हैं, वो तो केंद्र शासित प्रदेश है, वो तो डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में है, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। अब 41 रुपये स्टेट में कैसे डिवाइड करना है, अब इसके लिए भी डिसीजन लिया जाता है कि किस स्टेट की कितनी जनसंख्या है, किस स्टेट के अंदर कितना ज़्यादा ज़रूरत है, उसके आधार के ऊपर वो 41 रुपये वापस डिवाइड किए जाते हैं। मान लो हरियाणा है, हरियाणा में बहुत ज़्यादा पानी है, यहाँ की जनसंख्या भी ठीक ठाक है, तो हरियाणा को 41 रुपये में से मान लो कितने रुपए दे दिए, 10 रुपये दे दिए। ठीक है, उसके बाद राजस्थान है, राजस्थान में पानी की कमी है, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, उस स्टेट के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ये कंडीशंस देखते हुए हर स्टेट के अंदर जो है इन 41 रुपये को डिवाइड किया जाएगा, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। इसलिए आपने सुना होगा कई बार कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद चलता रहता है, कि जैसे मान लो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र में बहुत लोग रहते हैं, सारे सेलिब्रिटीज वहीं रहते हैं मोस्टली, तो यहाँ से मान लो टैक्स के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं बिहार। अब बिहार के अंदर मान लो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे डेवलपमेंट कम है। अब बिहार में डेवलपमेंट करनी है, और टैक्स में से जो ये टैक्स हमने पे किया है, जो महाराष्ट्र सरकार ने, हरियाणा सरकार, महाराष्ट्र के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने जो टैक्स पे किया है, उसमें से मान लो महाराष्ट्र को कम पैसे दिए जा रहे हैं और बिहार को ज़्यादा दिए जा रहे हैं, और रीजन बताया जा रहा है कि बिहार में डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब महाराष्ट्र वाले क्या बोलेंगे कि बिहार
में जनसंख्या ज़्यादा है, इसमें हमारी क्या गलती, वहाँ पे विकास नहीं हुआ, इसमें हमारी क्या गलती, यानी टैक्स ज़्यादा हम पे कर रहे हैं, अपने राज्य की जनसंख्या को कंट्रोल हम रख रहे हैं, अपने राज्य में नागरिक जो है वो कैसे टाइम पे टैक्स पे करे ये हम ध्यान में रख रहे हैं, यानी सारा कुछ कर हम रहे हैं, लेकिन टैक्स का जो पैसा हो जो वापस हम तक आना चाहिए था वो पैसा सरकार के, महाराष्ट्र सरकार के पास आना चाहिए था, वो पैसा ज़्यादा किसके पास जा रहा है, बिहार के पास जा रहा है। तो ये डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं कि इस प्रकार का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये अभी तक तो यही है, आप याद रखना कि स्टेट्स के बीच में कैसे बांटा जाएगा ये पैसे को, वो हॉरिजॉन्टल एलोकेशन है। समझ में आ गया। तो इतनी चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी नागरिक ने सरकार को टैक्स दिया, सरकार का वो सारा पैसा सरकार का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, उसमें से कुछ पैसा स्टेट्स के पास वापस आएगा। कितने परसेंट आएगा, 41%। कौन से वित्त आयोग में लिखा है ये, 15वें वित्त आयोग में। अब ये 41% किसी एक स्टेट को नहीं मिलेगा, 41% सारे स्टेट्स के अंदर डिवाइड होगा, और कितना कितना वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के हिसाब से। आ गया समझ में। ये इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एलोकेशन और इसको बोला जाता है वर्टिकल एलोकेशन। क्लियर है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बना दी, जैसे ये लिख दिया कि कितना परसेंट वापस आना चाहिए भी स्टेट्स के पास, 41% वापस आना चाहिए, ये अपनी रिपोर्ट में लिख दिया। अब फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है, और प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट को संसद में रखते हैं, और संसद के दोनों सदनों में जब ये पास हो जाएगी उसके बाद जो है फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। समझ में आ गया आपको। अच्छा, नेक्स्ट है, जैसे सेंटर के अंदर फाइनेंस कमीशन होता है वैसे स्टेट के अंदर भी फाइनेंस कमीशन होते हैं। जैसे सेंटर में इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट में इलेक्शन कमीशन होते हैं। अपने पंचायत के चुनाव हो गए, नगर पालिका के चुनाव हो गए, ये चुनाव सारे कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। लेकिन सीएम के चुनाव हो गए, ठीक है, प्रेसिडेंट के चुनाव हो गए, पीएम के चुनाव हो गए, ये कौन कराता है, ये हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। तो वैसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है। इसका क्या काम होता है, आपको पता है कि पंचायत होती है, नगर पालिकाएं होती है, शहरों के अंदर नगर निकाय होती है और गाँव में पंचायत होती है। उनकी आर्थिक स्थिति का रिव्यू लेना, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके बारे में कदम उठाना, उसके बारे में डिसीजन लेना, ये किसका काम होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम होता है। मान लो कोई गांव है, वहाँ पे जो है वो पंचायत जो है वो प्रॉपर रूप से आगे नहीं बढ़ पा रही है, उस गांव का विकास नहीं हो पा रहा है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो किसकी हेल्प लेगा, और सेंटर में जो फाइनेंस कमीशन है उनकी हेल्प लेगा, उनसे पूछेगा कि वो कैसे डिसीजन ले, कैसे काम करे, कैसे अपने यहाँ के जो फाइनेंस, उनके पास जो फंड है उसका एलोकेशन कैसे करे, वो अलग अलग पंचायत में उसका एलोकेशन कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। जो राज्य का वित्त आयोग होता है वो केंद्र सरकार द्वारा जो निर्धारित वित्त आयोग होता है उनकी जो सिफारिश होती है उसी की सिफारिश के अनुरूप क्या प्राप्त करता है, अनुदान प्राप्त करता है, ठीक है। अब कोई भी स्टेट है, मान लो हरियाणा स्टेट है, हरियाणा का जो फाइनेंस कमीशन है उसने देख लिया इस गाँव में जो है प्रॉपर विकास नहीं हो पा रहा है पंचायत का, उसने बोल दिया सेंटर फाइनेंस कमीशन को। सेंटर फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा, रिकमेंडेशन देगा, अपनी सरकार को रिकमेंडेशन देगा, और सरकार जो है फिर जो हरियाणा का जो फाइनेंस कमीशन है इसके पास जो है वो अमाउंट राशि भेजेगी, और उस अमाउंट राशि को वो आगे पंचायत के डेवलपमेंट के ऊपर लगाएगा। आ गया समझ में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। रोल क्या है अभी फाइनेंस कमीशन का, रोल क्या है, एडवाइजरी का, यानी ये सिर्फ क्या देता है, सलाह देता है, नोट बाइंडिंग, यानी बाइंड नहीं कर सकता कि मेरी सलाहों को मानो ही मानो, ये सरकार के हाथ में है, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो फाइनेंस कमीशन है उसकी सलाह मानी ही मानी जाए। तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है, लेकिन मोस्टली इसकी सलाह को मान लिया जाता है। समझ में आ गया। तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, सिंपल सा, टैक्स का डिवाइड करना, किसके बीच में, सेंटर से स्टेट के बीच में, कि टोटल पैसा अब स्टेट्स के बीच में आपस में डिवाइड करना, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल, और सेंटर से जब स्टेट के बीच में 41% आएगा उसको बोला जाता है वर्टिकल। समझ में आ गया। और स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, पंचायत और नगर पालिका के विकास की ओर ध्यान देना, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में रिव्यू लेते रहना। क्लियर है इतना। उसके बाद है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो पहला वित्त आयोग था उसकी स्थापना, उसका गठन किया गया था 1951 में राष्ट्रपति के द्वारा। उसके चेयरमैन कौन थे, मैंने अभी आपको बताया टोटल 5 मेंबर है, उसमें एक चेयरमैन होते हैं, तो उसके चेयरमैन थे केसी नियोगी। और इसने अपना काम देखो, पहले ये रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट देने का मतलब 1951 के बाद इसने अपनी रिपोर्ट 1952 में दी। 1952 में रिपोर्ट में इसने लिखा कि कितना सेंटर से, जैसे अभी की रिपोर्ट में क्या है, सेंटर से स्टेट के पास कितना आना चाहिए वापस, 41%, वैसे उसने भी अपनी रिपोर्ट दी। अब रिपोर्ट देने के बाद उसका गठन किया जाता है 5 साल के लिए, ठीक है। तो 1952 से लेकर 1957 तक जो है वो पहला फाइनेंस कमीशन चला। उसके बाद है 14वां फाइनेंस कमीशन, 2013 में इसका गठन किया गया।
YV रेड्डी इसके जो है वो चेयरमैन है, और ये इसने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद इसने काम कब शुरू किया, 2015 से लेकर 2020 तक, इस ड्यूरेशन के लिए ये हमारा 14वां फाइनेंस कमीशन चला। ठीक है, उसके बाद अभी कौन सा चल रहा है, 15वां फाइनेंस कमीशन। इसका गठन किया गया था अभी 2017-18 में। कई जगह आपको 17 मिलेगा, कई जगह 18 मिलेगा। तो 2017-18 में इसका गठन किया गया। NK सिंह इसके हेड है। ठीक है, और इसने बीच में कोरोना आ गया था, तो ये एक ऐसा फाइनेंस कमीशन है जिसने अपनी रिपोर्ट कितनी बार दी, 2 बार रिपोर्ट दी थी इसने अपनी। और रिपोर्ट देने के बाद इसी में डिसाइड किया गया कि वापस कितना % आना चाहिए, 41% आना चाहिए। और 41% जो ये अपना जो काम है, ये फाइनेंस कमीशन कब से कब तक चलेगा, तो कई जगह लिखा हुआ है भी 2020 से लेकर 25 तक चलेगा, और कई जगह 2021 से लेकर 26 तक। ठीक है, तो इसका कोई इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप याद रखो, फाइनेंशियल ईयर याद रखो, 2020-21 से लेके 2025-26 तक जो है ये फाइनेंस कमीशन हमारा चलेगा। ठीक है, 5 साल के लिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि 15वें फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है, तो नंद किशोर सिंह, NK सिंह है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 281 में क्या है, तो सिंपल है, इसमें क्या है कि रिकमेंडेशन है कि फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देता है उसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 281 में। फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, ये 280 में है, और फाइनेंस कमीशन सलाह देगा, रिकमेंडेशन देगा, ये किस में लिखा हुआ है, 281 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। फटाफट इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 280 है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, इसका जिक्र कहाँ पर है, हमारे संविधान में इसका जिक्र है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ये कैसा न्याय करती है, अर्ध न्याय करती है। कितने टाइम के लिए इसका गठन किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल के लिए। आगे बढ़ने से पहले भी आप जिस चैनल के ऊपर हो वो चैनल भी आदर्श एकेडमी सिरसा के नाम से है। पहले हमारे चैनल का नाम मिशन गवर्नमेंट जॉब था, लेकिन अब इसका नाम आदर्श एकेडमी सिरसा कर दिया है। हमारी एकेडमी है भी सिरसा के अंदर। हम कैसा करवा रहे हैं, चैनल के ऊपर वीडियो इसके ऊपर अपलोड की हुई है। आज की वीडियो आप सुनिए। अगर आपके नॉन में कोई भी बच्चा अगर ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता है तो आप हमारी एकेडमी के ऊपर विजिट कर सकते हो। आपको जो है 7 डेज़ का फ्री डेमो जो है अभी इस टाइम चल रहा है, तो आप आइए। आपके घर में कोई है तो आप उसे भेजिए, ताकि जो हरियाणा ग्रुप डी का पेपर है उसमें कोई भी स्टूडेंट गलत जगह गलत एकेडमी के ऊपर ना फंस जाए। क्योंकि 1 या 2 दिन का जो डेमो दिया जाता है उसमें बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो किसी भी बच्चे के साथ गलत ना हो, क्योंकि आपको पता है 5 साल बाद पेपर हो रहा है, और आगे फिर बाद में पता नहीं पेपर होगा या नहीं होगा, सारा कुछ प्राइवेट होगा, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम चल रहा है। तो ये एक अच्छा मौका है, आपके पास 5 से 6 महीने पड़े हैं। अगर आपके नॉन में कोई भी बच्चे हैं, ठीक है, तो आप उनको डेमो के लिए भेजिए। अगर वो डेमो उनको अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाया हुआ उनको अच्छा लगता है, तो वो आगे एडमिशन की प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आदर्श एकेडमी सिरसा के नाम से एकेडमी है। जो भी बच्चे सिरसा से हैं तो नियर सिटी फोटो स्टेट, सालासर धाम मंदिर के पास, सिटी फोटो स्टेट के पास हमारी एकेडमी है। आप आइए, विजिट करिए, डेमो लगाइए। एडमिशन लेना बाद का काम है, लेकिन पहले डेमो लगा के देखिए कि आपको कितना क्वालिटी कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, आपके सिलेक्शन के अंदर जो हमारा योगदान है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बाकी कहीं अगर आप लोग कोचिंग ले रहे हो उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप एक बार डेमो लेके ज़रूर देखिए। आपने नहीं लेना तो आपके नॉन में कोई है तो प्लीज़ उनको ज़रूर भेजना। ठीक है, तो अगर किसी को और कोई हेल्प चाहिए, एकेडमी का एड्रेस चाहिए, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आपको एकेडमी का एड्रेस जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास कि ये इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, वो मैंने सारा बता दिया। चुनता कौन है, इनको नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर है। पहले फाइनेंस कमीशन के हेड थे KC नियोगी, वर्तमान में 15वां फाइनेंस कमीशन, उसके हेड कौन है, NK सिंह। इसका काम क्या होता है कि टैक्स का बंटवारा करना सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, और सेंटर से स्टेट में जो 41% आएगा वो वर्टिकल है, और स्टेट्स के बीच में जो बांटा जाएगा वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट रिपोर्ट को कहाँ रखता है, संसद में रखते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, उनके ऊपर ध्यान रखता है, और इसका रोल क्या है, सिर्फ एडवाइस देना। ठीक है, और आर्टिकल 281 में क्या है, रिकमेंडेशन होती है फाइनेंस कमीशन की। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो से आपको क्वेश्चन मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। थैंक यू।